अगर मैं किसी थ्रिलर फिल्म का सीन डिस्क्राइब करूँ ना तो वो कुछ ऐसा होगा। दृश्य है 2 सितंबर 2025 का। जगह है हरियाणा के करनाल जिले का डबरी गांव। पंजाब पुलिस की एक भारी भरकम टीम वहां एक घर की घेराबंदी करती है और अचानक से माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल, मतलब चारों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। हाँ, और इसी अफरा तफरी और गोलियों की आवाज के बीच एक भारी एसयूवी गाड़ी पुलिस के बैरिकेड्स को टक्कर मारती है। बाप रे! और इतना ही नहीं, उस गाड़ी के पहिए ना एक पुलिस वाले को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं और वो एसयूवी धूल का गुबार छोड़ते हुए मौके से फरार हो जाती है। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस किसी अंडरवर्ल्ड डॉन या खूंखार गैंगस्टर को पकड़ने गई हो। वाकई ऐसा ही लगता है। लेकिन उस गाड़ी में कोई गैंगस्टर नहीं था। उसमें बैठे थे पंजाब के एक सिटिंग विधायक, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें लाखों लोगों ने अपना कानून बनाने वाला प्रतिनिधि चुना था। पंजाब के सनौर से विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा, मतलब एक ऐसा नाम जो रातों रात कानून बनाने वाले से कानून तोड़ने वाला भगोड़ा बन गया। सही कहा। और जीएसएम डिकोड्स की इस डीप डाइव में ना हमारा मकसद सिर्फ इस घटना की टाइमलाइन बताना नहीं है। बिल्कुल, हम इस पूरी कहानी की गहराई में जाएंगे और ये समझेंगे कि कैसे सत्ता, बाहुबल और निजी जिंदगी के विवाद एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जो किसी भी ताकतवर नेता के साम्राज्य को गिरा सकता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस इंसान की पॉलिटिकल एनाटॉमी यानी उसकी राजनीतिक बनावट को समझना होगा। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हरमीत सिंह पठान माजरा कोई ऐसे नेता नहीं है जो बस अचानक से राजनीति में आ गए हों। उनका ताल्लुक ना पटियाला के एक पुराने और रसूखदार राजनीतिक परिवार से है। बिल्कुल। उनके पिता हरदेव सिंह लंबे समय तक कांग्रेस के सरपंच और जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। और पंजाब की राजनीति में सरपंच होना सिर्फ एक पद नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जमीन, प्रभाव और एक पूरे कुनबे पर नियंत्रण का प्रतीक होता है। मतलब ये वो स्ट्रॉन्गमैन राजनीति है जहां आपकी ताकत किसी पार्टी के विचारधारा से नहीं बल्कि आपके अपने स्थानीय नेटवर्क से आती है। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी नेटवर्क के दम पर पठान माजरा ने अपना करियर एक फ्री एजेंट की तरह चलाया? क्योंकि मैंने देखा उन्होंने कई पार्टियां बदली हैं। हाँ, आखिर 1994 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और शिरोमणि अकाली दल में चले गए। वहां वो यूथ अकाली दल और ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने। फिर सालों तक वहां रहने के बाद 2017 में जब अकाली दल ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने वापस कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया। और वहां बात नहीं बनी तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ गए। बिल्कुल आजाद लड़े, हार गए, लेकिन लगभग 13,000 वोट हासिल किए। और इसके बाद वो सुखपाल खेहरा की पार्टी में गए, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वापस कांग्रेस में आए और आखिरकार 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। यहाँ तो एक साफ पैटर्न नजर आ रहा है मुझे। ये वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है जहां कोई नेता किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो रहा हो। सही कहा आपने। पठान माजरा जैसे नेताओं के लिए राजनीतिक पार्टियां महज एक व्हीकल या साधन होती हैं। उन्हें बस अपनी स्थानीय ताकत को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए ना एक इंजन की जरूरत होती है। और 2022 में जब पंजाब में बदलाव की आंधी चल रही थी तो उन्होंने उस लहर को अपने लिए एक परफेक्ट सर्फ बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, और उस सर्फ बोर्ड ने उन्हें सीधा विधानसभा पहुंचा दिया। 2022 के चुनाव में उन्होंने सन्नौर सीट से 83,893 वोट हासिल किए। वाकई ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, ये कुल वोटों का 50% से भी ज्यादा था। अकाली दल के कद्दावर नेता को लगभग 49,000 वोटों से हराना कोई छोटी बात नहीं थी। और राजनीति में एक और फैक्टर बहुत काम करता है, परसेप्शन या धारणा। बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक गलियारों में ये बात आम थी कि पठान माजरा मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी के रिश्तेदार हैं। सत्ता के इतने करीब होने की ये धारणा अक्सर एक नेता के इर्द गिर्द ना एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती है। हाँ, और उनकी हलफनामे के आंकड़े भी इसी बढ़ते रसूख की गवाही देते हैं। 2017 में जो घोषित संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए थी, वो 2022 तक 5.2 करोड़ रुपए हो चुकी थी। जिसमें मध्य प्रदेश तक फैली कृषि भूमि भी शामिल थी। बिल्कुल। तो जब किसी के पास इतना मजबूत स्थानीय जनाधार हो, सत्ता के शीर्ष तक पहुंच हो और दौलत भी हो, तो वो खुद को अनटचेबल समझने लगता है। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे बड़े राजनीतिक किलों की दीवारें ना बाहर के हमलों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से ढहती हैं। सही कहा। और पठान माजरा के मामले में भी विपक्षी दल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उनका पतन उनके खुद के बनाए हुए एक कानूनी जाल से शुरू हुआ, जिसे हम एक लीगल ट्रैपडोर कह सकते हैं। और ये ट्रैपडोर कोई साजिश नहीं थी, बल्कि उनका अपना चुनावी हलफनामा था। अगस्त 2022 में इस ट्रैपडोर का ट्रिगर दबाना। हाँ बिल्कुल,
जीरकपुर की रहने वाली एक महिला ने उनके खिलाफ पुलिस में एक गंभीर शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत के मुताबिक 2013 से पठान माजरा और उस महिला का रिश्ता था। और बात सिर्फ रिश्ते की नहीं थी। नहीं, अगस्त 2021 में लुधियाना के एक गुरुद्वारे में बाकायदा उनकी शादी भी हुई थी। बाप रे, लेकिन ये शादी तो एक बहुत बड़े झूठ पे टिकी थी। बिल्कुल, महिला का दावा था कि विधायक ने उन्हें ये विश्वास दिलाया था कि उनका अपनी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। एक आम नागरिक के लिए शायद ऐसा झूठ सिर्फ एक घरेलू विवाद बनकर रह जाता। हाँ, लेकिन एक राजनेता के लिए, खासतौर पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए तलाक कोई मौखिक बात नहीं होती। सही कहा, ये एक कानूनी दस्तावेज होता है। जब 2022 के विधानसभा चुनाव आए तो चुनाव आयोग के नियम के तहत पठान माजरा को अपनी संपत्ति, क्रिमिनल रिकॉर्ड और परिवार की जानकारी एक हलफनामे में देनी थी। और हलफनामा कोई सामान्य फॉर्म नहीं होता है, ये एक शपथ पत्र है। अगर आप इसमें अपनी दूसरी पत्नी का नाम लेते हैं तो आपको पहली पत्नी से कानूनी तलाक का सबूत देना ही होगा। और अगर तलाक नहीं हुआ है और आप दूसरी शादी करते हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैसे भी गैर कानूनी है। बस यही वजह थी कि पठान माजरा ने अपने हलफनामे में अपनी पहली पत्नी का ही नाम दर्ज किया। और जब ये सार्वजनिक दस्तावेज उस महिला के सामने आया तो झूठ का पर्दाफाश हो गया। बिल्कुल, सवाल उठने लगे। और जब सवाल उठे तो आरोप है कि सत्ता के नशे में चूर विधायक ने अपनी ताकत का सबसे भद्दा इस्तेमाल किया। मैंने पढ़ा था कि महिला ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकाया गया, उनका यौन शोषण हुआ और यहाँ तक कि उनकी अश्लील सामग्री वायरल करने की धमकी भी दी गई। हाँ, मामले की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि महिला को अपनी जान की सुरक्षा के लिए सीधा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और अदालत के दखल और लगातार बढ़ते दबाव के बाद आखिरकार 1 सितंबर 2025 को पटियाला के सिविल लाइंस थाने में विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। बिल्कुल, और इसमें धारा 376 यानी बलात्कार, 420 यानी धोखाधड़ी और 506 आपराधिक धमकी जैसे बेहद गंभीर चार्ज लगाए गए थे। लेकिन यहाँ ना राजनीति का एक और बहुत ही दिलचस्प और चालाक पहलू देखने को मिलता है मुझे। अच्छा, वो क्या? जब एक राजनेता को पता होता है कि उसके गले में कानून का फंदा कसने वाला है तो वो अक्सर एक राजनीतिक ढाल तैयार करता है। हाँ, इसे हम प्री-एम्प्टिव नैरेटिव बिल्डिंग कह सकते हैं। मतलब खुद को बचाने के लिए पहले से ही एक कहानी गढ़ लेना। बिल्कुल, एफआईआर दर्ज होने से कुछ ही दिन पहले अगस्त के आखिरी हफ्ते में पठान माजरा ने अचानक अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाँ, सनौर में घग्घर नदी में आई बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा था उस वक्त। तो विधायक ने सीधे तौर पर प्रशासन और खासकर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कृष्ण कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने तो आरोप तक लगाया कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासन की नाकामी है। तो ये मुझे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति नजर आती है। मतलब एक तरफ आप अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर बाढ़ को लेकर हमला बोल रहे हैं, जनता के सामने खुद को एक हीरो की तरह पेश कर रहे हैं जो सिस्टम से लड़ रहा है। बिल्कुल, और फिर जब आपके खिलाफ रेप और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज होती है तो आप तुरंत कह सकते हैं कि देखिए, मैं जनता की आवाज उठा रहा था, इसलिए मुझे साजिश में फंसाया जा रहा है। हाँ, उन्होंने बाकायदा ये दावा किया कि सच बोलने की सजा के तौर पर ही उनकी पुलिस सुरक्षा हटाई गई है। ये तो विक्टिम कार्ड खेलने का बहुत ही क्लासिक तरीका है। और जब 2 सितंबर 2025 को पुलिस उन्हें पकड़ने करनाल के डबरी गांव पहुंची तो ये नैरेटिव और भी ज्यादा उग्र हो गया। वो जो हमने शुरुआत में सीन बताया था। हाँ, वही। उनके समर्थकों ने वहां पुलिस पर सीधा हमला कर दिया और विधायक अपनी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो गाड़ियों के काफिले के साथ वहां से भाग निकले। और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा दौर जो हमारे आज के डिजिटल युग की ना एक बहुत ही अजीब सच्चाई बयान करता है। वाकई, अगले 6 महीने तक एक सिटिंग विधायक पुलिस के लिए वांटेड था, लेकिन डिजिटल दुनिया में वो पूरी तरह से आजाद था। ये अपने आप में एक विरोधाभास है ना। मतलब एक डिजिटल भगोड़ा, वो इंसान जो फिजिकली छुप रहा है, पुलिस से डर कर भाग रहा है, वो अपने स्मार्टफोन के जरिए अपनी पूरी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल, वो फेसबुक पे लाइव आ रहे थे। उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन पंजाबी चैनल को पूरा इंटरव्यू भी दिया। और उन वीडियोस में वो सिर्फ अपनी सफाई नहीं दे रहे थे, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक क्षेत्रीय भावना को भड़का रहे थे। हाँ, उन्होंने सीधे पार्टी के हाईकमांड को निशाने पर लिया, दिल्ली बनाम पंजाब का नैरेटिव खड़ा कर दिया।
उनके बयान थे कि दिल्ली के नेता पंजाब को प्रॉक्सी तरीके से चला रहे हैं और पंजाब के मंत्री सिर्फ कठपुतली हैं। उन्होंने तो ये तक डर जताया कि पुलिस उनका फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। तो ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि एक गंभीर आपराधिक मामले को पंजाब की अस्मिता और बाहरी नियंत्रण के राजनीतिक मुद्दे में बदला जा सके। बिल्कुल, लेकिन डिजिटल दुनिया में ये आंख मिचौली आप हमेशा नहीं खेल सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, भले ही आप VPN लगा लें या सिम बदलते रहें, आप एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ ही रहे होते हैं। और आखिरकार यही तकनीक उनके गले की फांस बनी। 6 महीने की फरारी के बाद 24 मार्च 2026 की रात को इस कहानी का क्लाइमैक्स आ ही गया। तो क्या हुआ उस रात? पटियाला पुलिस, CIA और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के एक जॉइंट ऑपरेशन ने उन्हें धर दबोचा। और आपको पता है वो कहाँ मिले? पंजाब या हरियाणा में? नहीं, वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिले। ग्वालियर तक पुलिस कैसे पहुंची, ये मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हमें लगता है ना कि पुलिस सीधा अपराधी का फोन ट्रैक करती है। हाँ, लेकिन जब कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति फरार होता है तो वो अपना फोन इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलेंस का बहुत ही उन्नत तरीका अपनाया। मतलब उन्होंने पठान माजरा को नहीं, बल्कि उनके पूरे सपोर्ट सिस्टम को ट्रैक किया होगा। बिल्कुल सही। उनके करीबी रिश्तेदार, उनके फाइनेंसर और वो लोग जो उन्हें रसद पहुंचा रहे थे, उन सभी के फोन कॉल्स और बैंक ट्रांजैक्शन पुलिस के रडार पर थे। और इसी ट्रैकिंग के दौरान पुलिस ने दतिया कनेक्शन को डिकोड किया। हमने पहली बात की थी ना कि उनके चुनावी हल्फनामे में दतिया में कृषि संपत्ति का जिक्र था। हाँ, पुलिस को भनक लग गई थी कि ग्वालियर दतिया बेल्ट उनके छुपने का एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर रेड हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और 25 मार्च 2026 को पुलिस उन्हें पटियाला लेकर आई और अदालत में पेश किया गया। अदालत, जो उन्हें पहली भगोड़ा घोषित कर चुकी थी, उसने पुलिस को 4 दिन का रिमांड दे दिया। और इसके साथ ही प्रशासन का बुलडोजर यानी कानूनी कार्रवाई उनके रसूख पर भी चलने लगी। हाँ, उनके आधिकारिक सरकारी आवास को खाली करवाने और संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और जिस पार्टी के सहारे वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे थे, उसी पार्टी ने सनौर में रणजोत सिंह हडाना को नया इंचार्ज बनाकर पठान माजरा का राजनीतिक चैप्टर लगभग बंद कर दिया। ये गिरफ्तारी कोई मामूली घटना नहीं लगती मुझे। हरमीत सिंह पठान माजरा इस सरकार के कार्यकाल में गिरफ्तार होने वाले 6ठे विधायक बन गए हैं। हाँ, लालजीत सिंह भुल्लर, विजय सिंगला, अमित रतन कोटफट्टा जैसे नामों के साथ अब उनका नाम भी जुड़ गया है। इन 6 गिरफ्तारियों को देखकर ना राजनीति को समझने वाले 2 बिल्कुल अलग धड़ों में बढ़ जाते हैं। वो कैसे? एक नैरेटिव तो ये है कि ये सिस्टम की भारी नाकामी है। जब कोई नई पार्टी सत्ता में आने के लिए बेताब होती है तो वो सिर्फ चुनाव जीतने की क्षमता को ही एकमात्र योग्यता मान लेती है। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे आप कोई बहुत ही चमकदार सेकंड हैंड स्पोर्ट्स कार खरीद लें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेस जिता सकती है। उसका एक्सीडेंटल रिकॉर्ड नहीं देखते। और जब वो कार बीच रेस में धुआं छोड़ने लगती है तब आपको अपनी गलती का एहसास होता है। 2022 की लहर में बिना किसी ठोस बैकग्राउंड चेक के दूसरे दलों से आए उन तमाम नेताओं को टिकट बांटे गए जिनका अपना एक विवादित इतिहास रहा है। जब आप सिस्टम बदलने का दावा करते हैं लेकिन उसी पुराने सिस्टम के स्ट्रॉन्ग मैन नेताओं को अपनी पार्टी में भर लेते हैं तो उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं आखिरकार आपकी पार्टी के ढांचे को ही खोखला कर देती हैं। लेकिन यहाँ इस सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है ना? हाँ, वो भी है। क्या हम इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि एक सत्ताधारी पार्टी ने अपनी ही पार्टी के एक सिटिंग विधायक को, जो कि मुख्यमंत्री का रिश्तेदार भी बताया जाता है, उसे गिरफ्तार किया है? बिल्कुल। विपक्ष भले ही ये कहे कि 6 विधायकों का गिरफ्तार होना पार्टी के भ्रष्टाचार को साबित करता है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता तो इसे अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। उनका तर्क है कि पुरानी सरकारों में विधायकों को बचाया जाता था, उन पर FIR तक दर्ज नहीं होती थी। और यहाँ पुलिस ने न सिर्फ FIR दर्ज की बल्कि 6 महीने पीछा करके उसे जेल के पीछे डाल दिया। ये वाकई एक बहुत ही जटिल स्थिति है। एक तरफ खुफिया तंत्र की ये नाकामी छुप नहीं सकती कि एक जाना माना चेहरा 6 महीने तक पुलिस को चकमा देता रहा। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के दागी नेताओं पर कार्रवाई करना राजनीतिक इच्छा शक्ति का संकेत भी देता है। राजनीति में जनता कौन सा नैरेटिव चुनती है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और तेज होती है। कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो पठान माजरा का भविष्य अब एक बहुत ही कड़े कानून के दायरे में आ गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 8 के तहत नियम बहुत साफ है। बिल्कुल साफ है। अगर किसी भी सिटिंग सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता उसी दिन से रद्द हो जाती है। उन्हें अपील करने के लिए मोहलत तो मिलती है? हाँ, मिलती है, लेकिन सजा पर स्टे ना मिलने तक वो विधायक नहीं रह सकते।
और जिन धाराओं मतलब रेप और धोखाधड़ी में पठान माजरा पर केस दर्ज है, उनमें सजा का प्रावधान 2 साल से कहीं ज्यादा है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अगर अदालत उन्हें दोषी करार देती है तो सन्नौर विधानसभा सीट खाली हो जाएगी। बिल्कुल, सन्नौर की जनता को एक बार फिर से वोट डालने जाना पड़ेगा, यानी वहां उपचुनाव की नौबत आ जाएगी। और ये उपचुनाव उस पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट होगा जो अपनी साफ सुथरी और ईमानदार छवि को अपना सबसे बड़ा हथियार मानती है। हाँ, पार्टी के लिए ये डैमेज कंट्रोल की बहुत बड़ी चुनौती है। क्या जनता इस बात को स्वीकार करेगी कि पार्टी ने गलती की लेकिन उसे सुधार भी लिया, या फिर जनता ये मानेगी कि बदलाव का पूरा नारा ही एक छलावा था और ये पार्टी भी बाकी पारंपरिक पार्टियों की तरह ही बाहुबलियों के दम पर चल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन करनाल के उस डबरी गांव से लेकर ग्वालियर की उस रात तक के इस पूरे सफर को अगर हम पलट कर देखें तो ये महज एक राजनेता के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे पूरे राजनीतिक तंत्र, हमारी चुनाव प्रणाली और हमारे समाज के भीतर बैठे सत्ता के अहंकार का एक बहुत ही सटीक एक्सरे है। वाकई, जब जनता किसी लहर में वोट देती है तो वो चेहरों को नहीं बल्कि एक उम्मीद को वोट देती है। वो उम्मीद कि शायद इस बार सिस्टम उनके लिए काम करेगा। लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है ना, तो पता चलता है कि सिस्टम तो वही है, बस उसे चलाने वाले स्ट्रॉन्ग मैन ने अपनी शर्ट का रंग बदल लिया है। बिल्कुल सही कहा। तो इस कहानी को यहीं विराम देते हुए ना, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। वो क्या? आज के दौर में जहां किसी नेता के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी बदलना अपने कपड़े बदलने जितना ही आसान और आम हो गया है, तो क्या विचारधारा नाम का शब्द राजनीति की डिक्शनरी से पूरी तरह गायब हो चुका है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, क्या सच में हम नीतियों और सिद्धांतों को वोट दे रहे हैं, या फिर हम सिर्फ हर चुनाव में एक नए पैकेजिंग में लिपटे हुए उसी पुराने स्थानीय ब्रांड को सत्ता सौंप रहे हैं? क्या राजनीतिक बदलाव सचमुच जमीन पर हो रहा है, या ये सिर्फ हमारी स्क्रीन पर चलने वाला एक बहुत बड़ा और महंगा भ्रम है? श्रोताओं को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। सत्ता के खेल, कानून की पेचीदगियों और समाज को झकझोरने वाली ऐसी ही कहानियों की गहरी पड़ताल के लिए GSM Decodes को फॉलो करते रहें। आज की हमारी इस डीप डाइव में बस इतना ही।